तलाक तलाक तलाक। आप सोचेंगे मैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करने वाले हूं, नहीं, उसकी तो बात करेंगे ट्रिपल तलाक की, लेकिन जो डिवोर्स का मैकेनिज्म है मुस्लिम लॉ में बेटा, ये इतना महत्वपूर्ण है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। एक बार 1986 में की थी, फिर 2017 में की थी। तो आज के सेशन में हम लोग डिवोर्स पढ़ेंगे। मैं आपको लगातार मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम डॉक्टर एपी सिंह है। डिवोर्स पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे कि आपको तलाक अहसन और हसन में दिक्कत ना हो, इला और जिहर में दिक्कत ना हो, तलाकुल बिद्दत में दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे साथ, तलाक क्या होता है, डिवोर्स क्या होता है, हिंदुओं की बात कर लो, मुसलमानों की बात कर लो, एक ही मतलब है कि डिवोर्स एक लीगल प्रोसेस है। मुस्लिम भाई बहनों के लिए आप कहेंगे रिलीजियस प्रोसेस है, जहां पर बेटा जो शादी है, जो निकाह है, उसका फॉर्मल द एंड हो जाता है। डिवोर्स के बाद शादी खत्म हो जाती है। तो हिंदू लॉ में बेटा जो डिवोर्स की व्यवस्था है, मैकेनिज्म है, ये स्टैट्यूटरी व्यवस्था है। भाई हिंदू मैरिज एक्ट में हम सेक्शन नंबर 13 पढ़ते हैं, वहां पर कुछ ग्राउंड दिए, हमने कहा नहीं साहब, हमें डिवोर्स लेना है तो हमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार लेना होगा। लेकिन जब मैं मुस्लिम्स की बात करता हूं तो चूंकि मुस्लिम में कोडिफिकेशन नहीं है, तो यह व्यवस्था बेटा धर्म से जुड़ी है, पर्सनल लॉ से जुड़ी है, रिलीजियस है। जब मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता हूं, एप्लीकेबिलिटी की बात करता हूं डिवोर्स के नियमों की, तो हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, इन सभी धर्मों के जो फॉलोअर हैं उन पर डिवोर्स के नियम अप्लाई होते हैं। लेकिन मैं जो पढ़ाने वाला हूं वह केवल मुसलमानों पर बेटा एप्लीकेबल है, वो नियम किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड स्टैट्यूटरी है, क्रुएल्टी है, डिजर्शन है, एडल्ट्री है। लेकिन जब मैं मुस्लिम लॉ की बात करता हूं, डिवोर्स की बात करता हूं, तो यहां पर यूनिलेटरल डिवोर्स है, म्यूचुअल डिवोर्स है, वाइफ के द्वारा है। तो काफी अंतर है। और एक और बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट में बेटा अपन डिवोर्स की बात करते हैं तो बिना कोर्ट के नहीं ले सकता एक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख। कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है, लेकिन ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटा बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के भी डिवोर्स लिया जा सकता है। और शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद आप ट्रेंड उठाकर देखेंगे मुस्लिम लॉ के पेपर्स का, पीवाईक्यू वगैरह, तो बेटा तलाक से मिलता जुलता सवाल जरूर आपसे पूछा गया है, क्योंकि निकाह हलाला ऑलरेडी पेंडिंग है, वो भी कहीं ना कहीं तलाक से जुड़ी है। इसलिए शॉर्ट टॉपिक माना जाता है, कोर टॉपिक माना जाता है मुस्लिम लॉ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। एक फ्लो चार्ट है, पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो डिवोर्स की व्यवस्था है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, ये बेटा किस तरीके से रेगुलेट होती है। तो मैंने क्या लिखा, डिवोर्स इन इस्लाम। ठीक है, इस्लाम में बेटा डिवोर्स तीन तरीके से लिए जा सकते हैं, हस्बैंड के द्वारा, म्यूचुअल और वाइफ के द्वारा। क्योंकि इस्लाम में जो निकाह है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना जाता है, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बेटा हम महिला को भी अधिकार दे रहे हैं कि भैया जहां तुम्हारे पास मेयर और डावर जैसे अधिकार है, वहीं पर तुम्हारे पास डिवोर्स लेने का भी अधिकार है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। हस्बैंड बेटा डिवोर्स कैसे ले सकता है, इला के माध्यम से ले सकता है। इला क्या है मैं आपको बताऊंगा। और तलाक के माध्यम से, तलाक में बेटा तलाक अहसन, तलाकुल अहसन, तलाकुल हसन, अहसन हसन, और तलाकुल बिद्दत जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये हस्बैंड का अधिकार क्षेत्र है, ये हस्बैंड का डोमेन है, जुरिस्डिक्शन है। जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसे बोलते हैं मुबारता। ठीक है। और जो वाइफ के पास अधिकार है वो है पहला बेटा तलाके तफवीज, खुला, जेहर, लेन, फस्क। ठीक है। तो मतलब तीन इधर मान लो, तीन एक चार, और इधर हो गए पांच, टोटल 9 तरीके के डिवोर्स की व्यवस्था को हम लोगों को पढ़ना है। चलो एक एक करके बेटा सबको पढ़ाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे। तो जब मैं मुस्लिम लॉ की बात करता हूं, डिवोर्स की बात करता हूं, तो डिवोर्स का जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है वो है न्यायिक, जिसे हम जुडिशियल कहते हैं, वो है बेटा एक्स्ट्रा जुडिशियल, जिसे हम गैर न्यायिक कहते हैं। जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, उसी तरीके से मुस्लिम लॉ के अंतर्गत बेटा एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स भी होता है। ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये एक्स्ट्रा जुडिशियली पढ़ने वाले हैं। जुडिशियल में डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के कुछ ग्राउंड्स वगैरह पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए लिखा भी
The extrajudicial mode of divorce can further be divided into 3 subdivision. तो जैसा मैंने बताया, बाई हस्बैंड तलाक इला एंड जिहर, बाई वाइट तलाक तफवीज खुला लियन, एंड बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट मुबारक। तो जिहर को लेकर अच्छी चर्चा आपके साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर है जिहर, तो उसे को रिलेट करेंगे हस्बैंड के साथ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ तलाक इन द मुस्लिम लॉ। जो सबसे पहला विषय है बेटा वो है तलाके सुन्नत, ठीक है। तलाके सुन्नत बेटा माना जाता है कि मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म है। खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने बेटा इसे अप्रूव किया है, क्योंकि इसमें रेवोकेशन की संभावना है, रिकंसिलिएशन समझौते की संभावना है। इसलिए माना जाता है कि तलाके सुन्नत जो है वो सबसे बढ़िया तरीका है डिवोर्स का, और सुन्नियों में तो इसकी बहुत मान्यता है। और तलाके सुन्नत के अंतर्गत ही हम तलाके अहसन और तलाके हसन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए क्या लिखा, एक बार आप उसका अध्ययन कर लें, फिर हम लोग इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तलाके सुन्नत, ठीक, दिस इज regarded as the most preferable form of divorce pronounced during the women's period of purity tuhur with no sexual relation during time and with the intention of possible reconciliation during the iddat period। कहने का मतलब है बेटा कि ये इसलिए प्रेफरेबल माना जा रहा है क्योंकि इसका प्रोनाउंसमेंट बेटा एक पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा है, जब पत्नी तुहर में हो, पीरियड ऑफ प्योरिटी हो। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है एक महिला की, दो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो बीच का पीरियड होता है, तो जैसे गुस्से में किसी ने तलाक देंगे तुमको, अब गुस्से में मतलब वो इंतजार करना है कि अच्छा हमें तलाक देना है, तो उसी पीरियड में देना है। तो पति पत्नी के बीच जो झगड़ा है वो कुछ समय का रहता है, तो कहा उस समय देंगे, पता चला उस समय तक प्यार मोहब्बत वापस आ जाए, वात्सल्य वापस आ जाए। तो कहा ये जो प्रोनाउंसमेंट है ये केवल पीरियड ऑफ प्योरिटी में दी जा सकती है, और देने के बाद बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा किसके बीच, पति पत्नी के बीच। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तब भी तलाक अपने आप खत्म हो जाएगा। और जो इद्दा का पीरियड होता है उसे प्रॉपर फॉलो करना है, तब तक इंतजार करना है। सो हस्बैंड एंड वाइफ कैन रिवोक इट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ये जो इद्दा का पीरियड है, मैंने अभी आपको बताया पिछली क्लास में कि इद्दा का पीरियड क्या होता है बेटा, कि अगर डिवोर्स हो जाए तो हम कहते हैं 3 लूनर मंथ्स, डेथ हो जाए तो हम कहते हैं 4 मंथ एंड 10 डेज, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो कहते हैं भाई बच्चे की डिलीवरी हो जाने दो, अगर शादी कंज्यूमेट नहीं हुई है तो कहते हैं भाई तब इद्दत का पीरियड फॉलो नहीं करना है। तो ये जो इद्दत का पीरियड है ये इसलिए फॉलो किया जाता है, केवल महिला को करना है, पति को नहीं करना है, इसलिए किया जाता है। मतलब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव भी मुझसे समझ लो बेटा, कि मुस्लिम महिला यदि प्रेग्नेंट है तो पता चल जाएगा ना 3 महीने में, 4 महीने 10 दिन में। तो वो जो कंफ्यूजन ऑफ लिनेज है, मतलब डिवोर्स हुआ और मुस्लिम महिला ने तुरंत शादी कर ली, अब पता चला उसकी प्रेगनेंसी डिस्कवर हुई, तो वो जो सेक्शन 112 हम पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो बीएसए का सेक्शन 116 बन गया, तो फिर वो बवाल होगा। तो कहा कि 3-4 महीने में तो वैसे भी पता चल जाएगा। और एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी है कि जो पिछली वाली शादी है, या तुरंत शादी क्या करना, थोड़ा बहुत पीरियड बिता लो, कहा जाएगा थोड़ा सम्मान है। तो कहा जाता है कि जो एक इमोशनल ट्रांजिशन पीरियड है, सोशल ट्रांजिशन पीरियड है, इद्दत उसे फैसिलिटेट करता है। आप कहेंगे पति के लिए नहीं है ये नियम, अब उस विवाद में मुझे नहीं पढ़ना, मैंने पीरियड बता दिया, मैंने ऑब्जेक्टिविटी बता दी कि इद्दत पीरियड जो है बेटा उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव सेट आउट किया गया था, क्या सोचा गया था। तो तलाके सुन्नत में बेटा उस पूरे पीरियड में जो इद्दा का पीरियड है रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। तो इस क्रम में सबसे पहला जो तरीका है तलाके अहसन, उसे पढ़ते हैं, उसे समझाता हूं, उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अगर मुझसे समझ लिया, पढ़ लिया, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कंसीडर्ड, ठीक है। तलाके हसन भी अच्छा है, हसन भी अच्छा है, लेकिन ये वाला सबसे प्रेफर्ड फॉर्म है। कैसे होगा, क्या होगा? A single pronouncement of divorce is made during the period of tuhur, that is the period of purity. Period of purity कैसे आएगी? It is that period that falls between two menstrual cycle, followed by abstinence from sexual intercourse during the period of idda। जो अभी मैं आपको समझा रहा था, इस पीरियड में बोलना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, और पूरे इद्दत पीरियड को फॉलो करना है। Here
The husband does not have a sexual relationship with his wife but permits her to complete her period of इद्दत. तो किसी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, पत्नी को कहा जाएगा भैया तुम अपना इद्दत का पीरियड फॉलो कर लो, हमारा डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस स्टेज ऑफ द प्रोसीजर is temporary and requires both the parties to abstain from each other. However, they are allowed to inherit from each other. तो कहा यह गया कि भैया ठीक है साथ में रह लो लेकिन अलग अलग रहना है, एब्सटेन होकर रहना है. अगर चाहते हो तो कर लो भैया, चाहते हो तो वापस एक दूसरे के साथ हो जाओ, ठीक है. सो the divorce can be revoked at any time before the completion of iddat, thus preventing hasty and unreasonable divorce. तो बहुत बार गुस्से में व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, अपना संबंध खत्म कर लिया, कुछ भी कर लिया ना, मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि. कहा अरे भैया विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो विनाश काल को थोड़े दिन के लिए टाल देते हैं, 3-4 महीने के लिए. तो एक समय मिल जाता है पति पत्नी के पास. हिदाया मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. It also supports this type of divorce since it is the best that it is recommended and approved since it was approved by the companions of the prophet. मैंने कहा प्रॉफेट साहब ने खुद कहा है कि भैया ये सबसे बढ़िया है, प्रेफर्ड है, इसी के अनुसार डिवोर्स होना चाहिए, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए. प्रॉफेट साहब कहते हैं डिवोर्स सबसे घृणित है, घृणित में घृणित है, ऐसा है ना. So the husband also has the right to resign divorce during the time of the iddat, which ranges from 3 months to the delivery of the child if the wife is pregnant. तो अगर भैया वाइफ प्रेग्नेंट है तो पूरे जेस्टेशन पीरियड में इद्दत है, तो कभी भी उसे टाला जा सकता है. आप समझिए, मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूं आपको समझाने के लिए. मैंने कहा ना समझ लोगे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें बेटा राशिद कौन है, हस्बैंड है, अमीना कौन है, पत्नी है. ये कहानी राशिद और अमीना की है. टाइम पीरियड के साथ आपको समझाता हूं. 1 जुलाई 2025 राशिद बेटा क्या कहता है, वो 1 सिंगल तलाक अमीना को देता है. अमीना उस समय अपने पीरियड ऑफ प्योरिटी में है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन में नहीं है. राशिद कहता है भैया हम तुमको तलाक दे रहे हैं, ठीक है. सो 1 जुलाई 2025 के बाद बेटा नो सेक्सुअल रिलेशन आर मेड आफ्टर दिस डेट. इसके बाद बेटा कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना. दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली प्रोनाउंसमेंट, यही पहला प्रोनाउंसमेंट था बेटा, ठीक है. अब जुलाई से सितंबर 2025, जुलाई 1 महीना, अगस्त 2 महीना, सितंबर 3 महीना. जुलाई से सितंबर 2025 अमीना ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड फॉर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि डिवोर्स दे रहा है तो 3 महीना, जो लगभग 90 दिनों का माना जाता है. राशिद हैज द राइट टू रिवोक द तलाक एनी टाइम, क्योंकि राशिद नहीं बोला है ना. ड्यूरिंग दिस इद्दत पीरियड, ये जो 90 दिन का इद्दत पीरियड है, राशिद चाहता है तो वो उसे रिवोक भी कर सकता है. इफ ही रिज्यूम्स कंजुगल रिलेशन और वर्बली रिवोक इट, द तलाक इज कैंसल्ड. अगर राशिद बेटा रिवोक कर लेता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वापस इस्टेब्लिश कर लेता है, तो जो तलाक है वो कैंसिल माना जाएगा. मैं कहता हूं नहीं किया. अब तारीख आई 1 अक्टूबर 2025. 1 अक्टूबर 2025 को इद्दत पीरियड खत्म हो गया, क्योंकि जुलाई 1 से 1 अक्टूबर 2025 मोटे तौर पर 90 दिन खत्म. If Rashid does not revoke the talaq during this time, now the divorce become final and irrevocable. तो 1 अक्टूबर 2025 के बाद राशिद के द्वारा दिया हुआ डिवोर्स राशिद खुद चाहे तो वापस नहीं ले सकता, रिवोक नहीं कर सकता. इसका बेटा क्या आउटकम निकलेगा. A valid तलाक़े अहसन हैज टेकन प्लेस फॉलोइंग वन प्रोनाउंसमेंट. एक ही प्रोनाउंसमेंट दिया था. नो इंटीमेसी आफ्टर तलाक, फुल इद्दत पीरियड ऑब्जर्व, अपॉर्चुनिटी फॉर रिकंसिलिएशन रिस्पेक्टेड. तो तलाक़े हसन में ये 4 चीजें हैं जो एक डिवोर्स को फाइनल भी कर सकती हैं, डिवोर्स को रिवोक भी कर सकती हैं. तलाक़े अहसन आसान भाषा में उदाहरण के साथ आपको बताया. अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तलाक़े हसन को पढ़ते हैं. ठीक है, तलाक़े हसन भी ठीक है, लेकिन माना यह जाता है कि तलाक़े हसन जो है बेटा वो लेस प्रिफर्ड है तलाक़े अहसन से. ठीक है ना, ठीक है, इसके माध्यम से भी दिया जा सकता है, परमिसिबल है, लेकिन कहा गया लेस आइडियल है. किससे, तलाक़े अहसन से. So, in the Hassan method of talaq, a man says talaq 3 times in continuation during the period of tuhur or the period of purity when the wife is not menstruating. तो भैया यहाँ पर 3 बार बोलना है. एक बार तलाक बोला, फिर अगली बार तलाक बोला, फिर अगली बार तलाक बोला, हर बार तलाक बोला.
पीरियड ऑफ प्योरिटी में। ठीक है जी, चलिए। The first and second utterances are recessible, while the third one confirms the divorce and makes it non-recessible. तो पहली बार बोला ठीक है, आगे चल के रिवोक कर देंगे। दूसरी बार बोला अभी भी ऑप्शन है, लेकिन जब तीसरी बार बोल दिया बेटा, तो तीसरी बार के बाद रिवोक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रिवोक नहीं किया जा सकता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो, this is because, as already mentioned, each pronouncement within this method takes place during the period of tuhur with no contact between couple at all. तो भैया 3 पीरियड ऑफ तुहुर है, तो उस पीरियड ऑफ तुहुर में मतलब जब प्रोनाउंसमेंट किया गया तलाक का, एक बार तलाक का, 2 बार तलाक का, 3 बार, तो भैया कुछ हुआ नहीं इंटरकोर्स के रूप में, कोहेबिटेशन हुआ नहीं, इसलिए ये फाइनल हो गया। सो टू पुट द मैटर सिंपली वी कैन से द हस्बैंड अटर्स तलाक ड्यूरिंग tuhur, withdraws it orally or by sexual intercourse and does this during the subsequent tuhur as well. Otherwise, if he pronounces talaq for the third time during the tuhur, it is irrevocable. तो वो भैया ओरली विड्रॉ कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से विड्रॉ कर रहा है तो कर लेने दो। फिर से 2 कैरेक्टर हैं यहां पर, पत्नी है सोफिया, पति है इमरान। इमरान और सोफिया के बीच बेटा क्या होने वाला है, तलाके हसन होने वाला है। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को इमरान बेटा पहला तलाक देता है सोफिया को। सोफिया अपने पीरियड ऑफ प्योरिटी में है, तुहुर में है। ठीक है, उसके बाद बेटा वो किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है अपने प्रोनाउंसमेंट के बाद। अब 1 जुलाई के बाद फिर उसे बोलना पड़ेगा, अगले महीने में आया। जब सोफिया का अगला पीरियड ऑफ तुहुर आया तो इमरान बेटा फिर से बोलता है तलाक, और फिर से बेटा किसी तरीके का सेक्सुअल रिलेशन नहीं स्टैब्लिश करता है। फिर 1 महीना बीता, फिर अगला महीना आया सितंबर 1 2025, यहां पर वो तीसरे तुहुर पीरियड में फिर से बेटा बोलता है तलाक, और ये तीसरा प्रोनाउंसमेंट होगा और यह फाइनल माना जाएगा। अब इमरान चाह कर भी बेटा क्या कर सकता है, अपने तलाक को रिवोक करना चाहे, रिसाइंड करना चाहे तो नहीं कर सकता है। आउटकम क्या निकला, जब इमरान ने थर्ड प्रोनाउंसमेंट किया तो जो डिवोर्स है बेटा वो तो फाइनल हो गया, वो इररिवोकेबल हो गया, वो वापस नहीं लिया जा सकता। अंटिल द थर्ड तलाक, तीसरे के बोलने तक इमरान हैड द राइट टू रिवोक द डिवोर्स either by saying so or resuming the marital relation, but after the third pronouncement the marriage is permanently dissolved। यही अंतर है बेटा दोनों तलाक में। ठीक है, तो अब आपको समझना ये होगा कि जब मैं दोनों की बात कर रहा हूं तो तलाके हसन में 1 बार बोला गया, यहां पर बेटा 3 बार बोला जा रहा है ना, यही सबसे बड़ा अंतर है। तो तलाके अहसन, तलाके हसन माना जाता है रिकंसिलिएशन की सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, सफिशिएंट ओकेजन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सबसे बढ़िया तरीका है तलाक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलाकुल बिद्दत जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तलाक तलाक तलाक, गरम चाय नहीं मिली तलाक तलाक तलाक, छोटे कपड़े पहन लिए तलाक तलाक तलाक, मतलब ऐसे तमाम उदाहरण आपके पास होंगे जहां छोटी छोटी बातों पर बेटा ट्रिपल तलाक के माध्यम से शादी को खत्म किया गया। खैर अब ये कानूनी अपराध है, 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, और अब कोई तलाक 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 देगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है। 2 ठो तो हम ही करा चुके हैं बनारस में, है ठीक है, एक नहीं हुई, मतलब फिर समझौता हो गया, एक करवा दिया था। So it is a form of Islamic divorce that is instant in nature। तुरंत, कोई रिकंसिलिएशन नहीं है ना, तुरंत बोला नहीं शादी खत्म। तो अब तो खैर नहीं चलती, लेकिन ठीक है पढ़ लेते हैं। Triple talaq allows any Muslim man to legally divorce his wife by stating the word talaq 3 times, oral, written or more recently electronic form। WhatsApp से दे दिया, Facebook से दे दिया, पहले तो सामने सामने देते इसे। This is prevalent among the Muslim in India, especially among the adherent of the Hanafi school of law। यहाँ पे was होना चाहिए, है ना।
तो जो हनाफी मुस्लिम थे बेटा उसमें ये बहुत प्रेवलेंट था और इस माध्यम से तलाक बहुत सारे दिए गए। इसे बेटा ट्रिपल तलाक भी कहा जाता था। इस पर बहुत डिबेट हुई, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी महिलाओं ने रिट पिटीशन की, धरना प्रदर्शन किया, क्या नहीं किया है ना, क्या नहीं किया। मेरी तो पीएचडी है ट्रिपल तलाक पर। So this practice is in contrast with talaqul sunnat where the process is more gradual and does not permit non-reversible reproduction। तो भैया उसमें तो इंतजार करना है 3 महीने का, 4 महीने का, बच्चे की डिलीवरी तक का, जब तक इद्दत पूरा नहीं हो जाता। तलाकुल बिद्दत में कुछ नहीं करना। So the talaqul biddат does not have any relation to days of tuhur or non-intercourse and therefore it is less desirable method of divorce and not taken in the high regard। और ये है भी नहीं इस्लामिक, ये इस्लामिक है भी नहीं। प्रॉफिट साहब ने इसे अलाउ नहीं किया था, उनके कंपेनियंस ने अलाउ नहीं किया था, लेकिन चला आया हजारों सालों तक। वो तो क्रेडिट है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सो इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड दैट there is a tendency to misuse it and it doesn't have room for any form of reconciliation। This practice is repealed in many nations including India because it is unconsignable and wives suffer many difficulties due to triple talaq। In the landmark judgment of the Shaira Bano versus Union of India in 2017, the Honorable Supreme Court held that this practice of talaq al-biddat, unilateral triple talaq, which practically treats women like chattel, is neither harmonious with modern principle of human right and gender equality, nor an integral part of the Islamic faith according to various noted scholars। So Supreme Court on the very basis of article number 14, that is about right to equality, article number 15 prohibition of discrimination, article number 21 right to life, personal liberty, dignity, and article number 25 that is about freedom of religion, conscience, propagation। ठीक है, इस आधार पर बेटा ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को कहा यह असंवैधानिक है, यह नैतिकता के खिलाफ है, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, धर्म की आजादी का दुरुपयोग है ट्रिपल तलाक। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चल सकता है। एंड ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने बेटा इसके लिए कानून पारित किया और इसे कानूनी अपराध घोषित किया। सो बहुत सारी आपको ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी, आज भी मिल जाएंगी, कभी मेरी पीएचडी को तुम लोग एक्सेस करना, उसमें ऐसी तमाम विक्टिम्स के बारे में बेटा मैं गया उनसे बात की, उनका इंटरव्यू वगैरह लिया। आप उनके दर्द को समझेंगे तो आपको लगेगा कितनी खराब प्रैक्टिस थी। बट ट्रिपल तलाक अब नहीं है, लेकिन हम लोग फॉर्म ऑफ डिवोर्स पढ़ रहे हैं तो ट्रिपल तलाक का पढ़ना भी जरूरी है। इला वो ऑफ कॉन्टिनेंस, ठीक है। तीसरा बेटा तरीका क्या है, इला हस्बैंड के द्वारा है। सो वेयर अ हस्बैंड who has attained majority and is of sound mind swears by God that he will not have sexual intercourse with his wife and leaves the wife to observe it that he is said to make ilah। वो कहता है नहीं भैया नहीं करेंगे, अल्लाह साक्षी है मेरा, मैं किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। और पत्नी से कहता है भैया तुम इद्दत वगैरह फॉलो करो, तो माना जाता है उसने इला से अपनी पत्नी को छोड़ने की प्रक्रिया चालू कर दी। हस्बैंड कहता क्या है, इफ अ हस्बैंड सेज टू हिज वाइफ आई स्वेयर बाय गॉड that I shall not approach thee, it is valid ilah। So where the husband having made ilah, अगर बेटा इस तरीके का एक्ट किया जाता है और हस्बैंड की तरफ से किसी तरीके का इंटरकोर्स नहीं है पत्नी के साथ, पीरियड कितना है 4 महीने तक, तो माना जाएगा शादी खत्म हो गई और उसके लीगल आउटकम्स कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं कि भैया यह एक इररिवोकेबल डिवोर्स है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है। तो हमें यह समझना है इला के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। कुछ पॉइंट्स देता हूं आसानी से आपके समझ के लिए। पहला पॉइंट है द हस्बैंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। ए भैया वो खुद है माइनर है, खुद है अनसाउंड माइंड का है, व्हाट डिसीजन ही विल मेक, बताओ व्हाट डिसीजन नहीं ले सकता। तो जैसे शादी के लिए जरूरी है एज ऑफ मेजॉरिटी एंड दिस साउंडनेस ऑफ द माइंड, वैसे ही बेटा इला के लिए जरूरी है कि वो साउंड माइंड का हो, मेजर हो। ही स्वेयर्स बाय गॉड, वो कहे कि मैं देश की शपथ लेता हूं, मैं प्रधानमंत्री के, अरे नहीं भैया तुम्हें भगवान की शपथ लेनी है, मतलब अल्लाह ताला की लेनी है और ये संकल्प लेना है। ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ, वो कहेगा मैं अपनी पत्नी को मार्केट नहीं लेके जाऊंगा, ये सब नहीं चलेगा। एसआई कोहेबिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि एसआई नहीं होगी, अल्लाह ताला साक्षी है।
इन परसुएंस ऑफ द वो he abstains from sexual intercourse with his wife for 4 months। तो भैया 4 महीने के लिए नहीं करता है। तो जो इतना अशारी स्कूल है, जैसे हमने मोटा मैरिज में पढ़ा था, और जो सैफई स्कूल है बेटा, the wife is entitled to apply to the court for passing a decree dissolving the marriage in Sunni law, legal proceeding are not required। तो कहा गया इतना सारी शिया से जुड़ा है, तो कहा गया कि नहीं भैया, इस परिस्थिति में पत्नी कोर्ट के पास जा सकती है और जाके कहेगी मेरे पति ने ऐसा ऐसा किया है, मुझे डिवोर्स चाहिए चाहिए चाहिए। सुन्नी वाले कहते हैं नहीं, लीगल प्रोसीडिंग नहीं जरूरी है, हो गया तो बहुत काफी है ना, इट इज सफिशिएंट। कैंसिलेशन ऑफ इला कैसे होगा, इला हो गया तो ठीक है यार, हस्बैंड एसआई को रिज्यूम कर लेगा विद इन 4 मंथ। वर्बल रेस्ट्रिक्शन, इट इज मतलब वर्बल रेस्ट्रिक्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिज्यूम कर ले तो खत्म हो गया बेटा। हाउएवर द नोशन ऑफ इला इट इज नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया। आप कहेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, वेरियस फॉर्म ऑफ डिवोर्स में, भारत में नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये है इला। तो हमने तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत बेटा अहसन पढ़ लिया, तलाक हसन हसन पढ़ लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, तलाकुल बिद्दत के बारे में पढ़ लिया, इला के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिहार। जिहार मतलब इंजूरियस एसिमिलेशन, आरोप लगा दिया जाएगा ऐसा, ठीक है। जिहार भी महत्वपूर्ण है आपको, इन शॉर्ट मैं बताता हूं, वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है। चलो भाई, जिहार इंजूरियस एसिमिलेशन, उसकी क्या परिभाषा है,